हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज कुसुम सदन में बहुत चहल पहल है। माया जी के पति अशोक जी ने अपनी मां कुसुम जी के नाम पर घर का नाम कुसुम सदन रखा था। कुछ वर्ष पहले अशोक जी का आकस्मिक निधन हो गया था। विशाल घर का बड़ा बेटा है। उस पर दो छोटी बहनों सालू व शिखा की जिम्मेदारी पिता के अचानक चले जाने पर उसके कंधों पर आ गई। विशाल को अपने शहर से दूर सूरत में नौकरी मिली तो उसने फौरन ही ज्वाइन कर ली। घर से दूर तो था, पर इतना संतोष था कि घर परिवार की जरूरत को पूरा कर पा रहा था। कुछ साल बाद विशाल की शादी की बातें चलने लगी। विशाल ने कहा कि वो सालू और शिखा की शादी के बाद अपनी शादी करेगा, परंतु माया जी ने कहा कि घर में बहू आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। बेटियों की विदाई से पहले घर में बेटी आ जाएगी। अशोक जी के बचपन के दोस्त राम लखन जी ने विशाल के लिए प्रिया का रिश्ता भेजा। सुंदर संस्कारी प्रिया माया जी, सालू, शिखा और विशाल को देखते ही पसंद आ गई। आज कुसुम सदन में खुशी का माहौल है। माया जी की बेटे विशाल की शादी है। कुसुम सदन फूल मालाओं और बिजली की लड़ियों से जगमगा रहा है। माया जी का एक पांव एक पुकार पर यहाँ तो दूसरे ही पल कहीं और पाया जाता। दोनों बहनें सालू व शिखा भी चचेरी ममेरी बहनों के साथ बारात में जाने के लिए तैयार हो रही थी। नाते रिश्तेदारों से घर भरा हुआ था। हलवाई के बड़े बड़े कड़ाह भट्टियों पर चढ़े हुए हैं। मिठाइयाँ नमकीन के उतरने के बाद दही बड़े के लिए बड़े सिकने लगे। छोटे फूफा जी की फरमाइश पर गुजिया सेकी जाने लगी। बड़े फूफा जी को लस्सी की तलब लगी तो झट से महाराज ने मोटी मलाईदार लस्सी हाजिर कर दी। मिनट मिनट पर एक लड़का सबकी चाय की तलब पूरी करने के लिए हर आधे घंटे में चाय नाश्ता सर्व कर रहा था। चाचा जी के चश्मे की कमानी टूट गई तो फट से लड़का जाकर सही करा लाया। मामा जी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और हो भी क्यों नहीं, आखिर इकलौते भांजे की शादी है। जीजा जी के ना रहने पर दीदी को भैया का बहुत बड़ा सहारा है। घर में चहल पहल का माहौल है। लड़कियों को तैयार होने से फुर्सत नहीं है। कोई अपने लहंगे की चुनरी पिनअप करवा रही है तो कोई साड़ी की प्लीट सेट करवा रही है। किसी के बालों के स्टाइलिंग में टाइम लग रहा है तो कुछ साड़ी के पल्लू सेट करवा रही हैं। विशाल को फूफा जी ने पान का बीड़ा खिलाया। चचेरी भाभी ने काजल का टीका और आंखों में सुरमा लगाकर तैयार किया। घोड़ी पर सवार सजीले वर की छटा देखते ही बनती थी। माया जी प्योर बनारसी साड़ी में दूल्हे की ठसकदार मां के रूप में सभी बारातियों में अलग ही शोभा बढ़ा रही थी। बारात लड़की वालों के घर पहुंची। आदर सत्कार से बारातियों का स्वागत करने के बाद जयमाल संपन्न हुई। दुल्हन प्रिया के चाचा चाची ने कन्यादान की रस्म कर प्रिया का हाथ विशाल के हाथों में सौंप दिया। विशाल ने प्रिया के चाचा चाची को प्रिया को हमेशा प्यार व सम्मान से रखने का भरोसा दिलाया। इस तरह धूमधाम से विशाल की शादी प्रिया से हो गई। शादी के बाद माया जी ने प्रिया को बहुत लाड प्यार से अपनाया। प्रिया भी घर में घुल मिल गई। धीरे धीरे प्रिया ने घर का अधिकतर काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। विशाल और प्रिया की शादी हुए 10 ही दिन हुए हैं। अरेंज मैरिज है। दोनों ही एक दूसरे को समझने का प्रयास कर रहे हैं। विशाल ने जितना प्रिया को जाना है उससे वो दिल की भली और परिवार में घुल मिलकर रहने वाली लगी। प्रिया को तो विशाल तभी पसंद आ गए थे जब वो अपनी माँ और बहनों के साथ देखने आए थे। प्रिया अपने चाचा चाची के घर रहती थी। बचपन में उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद वो चाचा चाची के घर में आ गई। चाचा प्रिया को ले तो आए थे, पर चाची को प्रिया फूटी आंख नहीं सुहाती थी। 8 साल की प्रिया घर में चाची का हाथ बटाने लगी। चाचा के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। प्रिया को सरकारी स्कूल में पढ़ाया गया। चाचा का तो मन था कि भाई की इकलौती निशानी का ख्याल रखें, प्रिया को भी पब्लिक स्कूल में पढ़ाएं, पर चाची के आगे उनकी एक नहीं चली। चाची बात बात में प्रिया को अनाथालय छोड़ने की धमकी देती थी। प्रिया जो स्नेह पाती थी वो चाचा से ही मिलता था। चाचा के बच्चे तो उसे बहन की जगह काम करने वाली ही समझते थे। बच्चे चाची का हद से ज्यादा बुरा बर्ताव प्रिया के साथ देखते थे। इसी कारण प्रिया को कुछ भी इज्जत नहीं देते थे। प्रिया के 12वीं पास करते ही चाची ने
उसकी शादी के लिए बोलना शुरू कर दिया। तब चाचा से रहा ना गया। उन्होंने सख्त लहजे में चाची को कहा कि प्रिया के ग्रेजुएशन के बाद ही शादी के बारे में सोचेंगे। चाची को मानना पड़ा। बिना पगार की नौकरानी ही थी प्रिया उनके लिए। प्रिया फिर भी चाची और उनके बच्चों रीना और सुनील को अपना समझती थी। ग्रेजुएशन करते ही चाची के भाई के दोस्त से शादी करने के लिए उन्होंने चाचा से कहा। चाचा जानते थे कि वो लड़का कुछ काम करता नहीं है, कुछ दिन छोटा मोटा काम करता है, फिर नौकरी छोड़ देता है, सारा रुपया पैसा दोस्तों में उड़ा देता है, जब पैसा खत्म हो जाता है फिर कुछ कर लेता है, जिम्मेदारी से भागता है वो। ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा कि शादी ही ना की जाए। चाचा ने मना कर दिया। चाची की एक ना चली। फिर चाचा के दोस्त राम लखन जी ने विशाल का रिश्ता सुझाया। राम लखन जी के जान पहचान के हैं। विशाल का परिवार दूसरे शहर में रहता है और विशाल की नौकरी सूरत में है। तय हुआ कि शादी के बाद प्रिया को विशाल सूरत ले जाएगा। विशाल शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी लेकर आया था। 10 दिन बाद उसने अपना रिजर्वेशन करवाने के लिए माँ से कहा और साथ ही प्रिया को ले जाने की आज्ञा मांगी। विशाल बेटा, अभी तो तुम्हारी शादी को 10 दिन ही हुए हैं। अभी तो हमने बहू को ढंग से जाना भी नहीं है। बहू के साथ कुछ समय बिताने दो। ऐसा करो, अभी तुम अकेले चले जाओ। छुट्टियां भी खत्म हो रही है। ज्यादा रुके तो तनख्वाह कट जाएगी। यहाँ का वहाँ का सारा खर्चा तुम्हें ही देखना है। माया जी ने अपने इकलौते बेटे विशाल से कहा। माया जी ने ऐसा बोला तो विशाल कुछ कह नहीं पाया। सोचा माँ और बहनें क्या सोचेंगी, कितना उतावला हो रहा है अपनी पत्नी को ले जाने के लिए। फिर उस रात विशाल ने प्रिया को माँ की बात बताई, जिस पर प्रिया ने कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर पर ही हूँ। मैं यहाँ सभी का ख्याल रखूंगी। मेरा घर परिवार है। विशाल को अपनी पत्नी की समझदारी की बातों पर प्यार आया और गर्व भी हुआ कि आते ही प्रिया ने परिवार को अपना समझकर दिल से नाता जोड़ लिया है। इधर माँ के ऐसा कहने पर विशाल नवविवाहिता प्रिया को कुछ और दिन बाद ले जाने का कह अपनी जॉब पर सूरत चला गया। इस तरह शादी के 15 दिन के बाद विशाल अपनी नौकरी पर चला गया। सूरत से वो 6 महीने के बाद ही आ पाता था। जगह दूर भी है और इतनी जल्दी छुट्टी मिल नहीं पाती है। इधर विशाल के जाने के बाद प्रिया को याद तो बहुत आई। घर में माया जी और अपनी दोनों ननदों सालू और शिखा का ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे सारा काम उस पर छोड़कर वे तीनों फ्री हो गई। विशाल से बात पहले हर दिन हो जाती थी, पर अब कई दिनों बाद हो पाती है। कारण यह है कि प्रिया को छोड़कर बाकी सबके पास अपना मोबाइल फोन है। प्रिया को शर्म आती है स्वयं से बोलने पर कि विशाल से बात करनी है। अपने आप कोई लगाकर देता नहीं। शुरू में तो विशाल के फोन आने पर झट से बात करा देती थी। अब तो ऐसा है कि कभी कह देती है कि छत पर है या नहाने गई है या पड़ोस में गई है या कमरा बंद करके बैठी है या खाना बना रही है, जैसे कुछ भी बहाने। बात करे हुए 8 दिन भी हो जाते हैं। 3 महीने बाद विशाल ने माँ से फोन पर कहा, प्रिया को आकर ले जाता हूँ। जिस पर माया जी ने बोला कि शादी में छुट्टी ली थी, अब फिर से ले ली तो तनख्वाह कटेगी, तो कम से कम 6 महीने बाद आए। विशाल मन मारकर रह गया। कितने दिनों बाद बात होती है तो दोनों एक दूसरे से ज्यादा कुछ बता भी नहीं पाते। कोई न कोई ननद को उसी समय फोन पर कुछ जरूरी काम याद आ जाता और वो बीच में आकर कॉल बंद करवा देती। इधर प्रिया भी सोचती कि घर अपना है, खाली रहकर क्या करूंगी, तो काम में ही व्यस्त रहती। काम करने की आदत बचपन से ही है। माया जी ने महीने भर के अंदर बर्तन झाड़ू पोछे वाली को रवाना कर दिया था। घर में माया जी के मायके से कोई न कोई मेहमान आया करता था। माया और सालू व शिखा को काम करने से कोई लेना देना नहीं है। यदि किसी काम में देर हो जाए तो चिल्लाने में देर नहीं करती हैं। ननदे भी भाभी को नौकरानी ही समझने लगी है। कभी उनके सहेलियों के लिए कुछ बनाना है, कभी उनके कॉलेज के लिए कुछ काम करना है तो प्रिया को ही आवाज लगाई जाती। और कहीं खाली बैठे देखा तो अचार पापड़ बनाने को, गेहूं साफ करने को कह देती माया जी। कुल मिलाकर प्रिया काम ही करती रहती। रात को 11 से पहले बिस्तर नसीब नहीं होता और सुबह 4 बजे तो उठकर नहाना ही है। इसी तरह सीधी सादी प्रिया के दिन कटने लगे। वो काम में ही मन लगाने लगी। स्वभाव से अच्छे लोगों का शोषण होते देर नहीं लगती। बीच में एक बार चाचा आकर मिल गए थे, स्नेह आशीष दे गए थे। घर बुलाने को चाची ने मना कर दिया था तो प्रिया से मिलकर जो उनसे बन पड़ा दे दिलाकर चले गए।
6 महीने बाद विशाल के आने की बात सुनकर प्रिया खुश हो गई, परंतु उसकी खुशियों पर अगले ही दिन तुषारापात हो गया। माया जी ने कहा कि सालू को कोर्स कराना है तो अधिक पैसों की जरूरत है, जब 10,000 का इंतजाम कर ले तभी आए। विशाल अपने रहने खाने का रखकर बाकी तनख्वाह माँ को भेज देता था। माँ से पूछा कि कुछ सेविंग नहीं है, तो माँ ने टका सा जवाब दिया कि घर में एक लोग के बढ़ने से खर्चा ज्यादा होता है। जो थोड़ा बहुत बचाकर रखा था वो भी प्रिया के शौक पूरे करने में चला गया। विशाल को इस बात पर यकीन तो नहीं हुआ, जितना मैंने 15 दिन में प्रिया को जाना था उस हिसाब से प्रिया तो बहुत संतोषी लड़की है, फिर माँ ऐसा क्यों कह रही है? प्रिया तो कभी मुझसे भी कुछ नहीं मांग करती है, ऐसा उसने सोचा। अब वो ओवर टाइम करने लगा। 1 महीने में 10,000 का इंतजाम कर अब की बार उसने फोन नहीं किया, सीधे ट्रेन में रिजर्वेशन कराकर घर पहुंच गया। सुबह के 11 बज रहे हैं, घर में पोछा लग रहा है। दरवाजा खुलते ही पोछा करने वाली ने मुंह को आंचल से ढक लिया। विशाल सीधा अंदर चला गया। उसने सोचा नई काम वाली है, उसे नहीं पहचानती है, इसलिए मुंह पल्ले से ढक लिया है। विशाल मामा चिल्लाता हुआ माँ के कमरे में घुस गया। देखा वहाँ माँ सालू और शिखा मजे लेकर समोसा और हलवा खा रहे हैं। विशाल को देखकर सब सकपका गईं। माया ने कहा, अरे बेटा तुम आने का फोन भी नहीं किया। विशाल खुशी से बोला, माँ सरप्राइज कर दिया ना मैंने। अब तक सब संभल गए। बोले, हाँ बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। विशाल ने सबसे हाल चाल पूछकर कहा, प्रिया कहाँ है माँ? मैं यहाँ हूँ। आवाज सुनकर सबने देखा लाल रंग की चुनरी सुनहरी बूटियों वाली साड़ी में प्रिया चाय की ट्रे के साथ दरवाजे पर खड़ी है। विशाल ने प्रिया को देखा। प्रिया बहुत कमजोर नजर लग रही थी। फिर विशाल ने सोचा बहुत महीनों बाद मिला है इसलिए ऐसा लग रहा है। हाथ मुंह धोकर चाय नाश्ता करने के बाद विशाल अपने कमरे में अपना बैग लेकर गया। प्रिया भी साथ कमरे में गई और विशाल का सामान और कपड़े अलमारी में सेट कर दिए। विशाल झुककर जूते के फीते खोल रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक साड़ी पर पड़ी जो डबल बेड के नीचे गठरी बनाकर रखी हुई थी। विशाल ने हाथ बढ़ाकर खींचकर डबल बेड के नीचे से साड़ी निकाल ली। साड़ी देखते ही वो चौंका। बोला, यह तो वही साड़ी है जो पोछा लगाने वाली पहनी हुई थी। हमारे कमरे में कैसी आई? प्रिया की ओर देख उसने प्रिया से कहा, तुमने पहनी थी? प्रिया ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस आंखें झुका ली। प्रिया कुछ बोलती इससे पहले विशाल बोला, 1 मिनट, क्या वो तुम ही थी जो पोछा लगा रही थी जब मैं आया? हाँ हाँ, इसलिए तुमने अपना मुंह मुझे देखकर छुपा लिया था। फिर वो सीधे ही प्रिया को बांह से पकड़कर माँ के कमरे में ले गया। एक हाथ में उसके वही साड़ी थी। माँ, प्रिया झाड़ू पोछा क्यों कर रही थी? मैं तो सभी खर्चों के पैसे आपको भेजता हूँ। एक काम वाली जैसी साड़ी। प्रिया इतनी दुबली कैसे हो गई है? एक क्या हालत हो गई है इसकी? आप तो कहती थी कि हर समय कमरे में आराम करती है, खाती रहती है, सोती रहती है। ऐसी शक्ल होती है आराम करने वालों की? नई नवेली दुल्हन जैसी तो नहीं, घर की नौकरानी जैसी हालत में रह रही है। माँ और सालू व शिखा के पास बोलने को कुछ नहीं था। विशाल से उन्होंने बहाने बनाए कि काम वाली छुट्टी पर है। काम वाली अगले दिन भी नहीं आई। काम वाली होती तो आती। विशाल अब तक सब समझ चुका था। हालांकि प्रिया ने उससे एक शब्द भी नहीं बताया, पर अब वह जान चुका था कि उसे यहाँ आने से जानबूझकर रोका जा रहा था। चौथे दिन विशाल कुछ काम है ऐसा कहकर बाहर गया। पीछे से माया, सालू व शिखा प्रिया पर राशन पानी लेकर चढ़ गई। कहने लगी, तुमने ही बताया है। जब उसे आता देख लिया था तो साड़ी उसके हाथ कैसी लग गई? ये मत सोचना कि हम तुम्हें विशाल के साथ जाने देंगे। कोई न कोई बहाना बनाकर रोक लेंगे। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि विशाल को कैसे भी कर बताओ कि तुम यहाँ बहुत खुश हो। अचानक से आवाज आई, माँ रहने दो, इसकी अब जरूरत नहीं है। माया बोली, आ गया बेटा, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। प्रिया कह रही है कि अभी उसे हमारे साथ रहना है। प्रिया बताओ विशाल को कि तुम यहाँ खुश हो और इसकी सारी गलतफहमी दूर करो। विशाल बोला, कल निकलना है माँ। माया अपनी खुशी दबाकर बोली, ठीक है बेटा, जल्दी आना दोबारा। प्रिया को भी याद आती है तुम्हारी। विशाल ने कहा, अब याद नहीं करेगी प्रिया मुझे? माया ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? माँ, प्रिया मेरे साथ जाएगी। मैंने हम दोनों का रिजर्वेशन करवा लिया है। बीच में जब छुट्टी मिलेगी तब मिलने आएंगे, विशाल ने बताया।
प्रिया अवाक खड़ी थी। विशाल को देखकर बोली, पर राहुल ने उसे कहा, अब और नहीं सहने दूंगा तुम्हें, तुमसे शादी की है, मुझे तुम्हारे प्रति फर्ज निभाने दो, माता और बहनों के प्रति फर्ज निभाता रहूंगा। माया अपना माथा पकड़कर बैठ गई। अब उन्हें और सालू व शिखा को अच्छे से समझ में आ गया कि उनके सारे बुरे कर्मों का खुलासा हो गया है। अब उनकी दाल नहीं गलने वाली। तीनों के चेहरे से मुखौटा उतर चुका है, बेनकाब हो चुकी है। माया मुंह बिचकाकर चलती बनी, जैसे तुम लोगों की मर्जी। अगले दिन विशाल और प्रिया सूरत की ट्रेन में बैठकर चल दिए। जाते हुए विशाल ने कहा, माँ, जैसा चल रहा है अब वैसा ही चलेगा। अब इस घर में आज से 1 लोग कम हो गए हैं, इसलिए खर्चा भी कम हो जाएगा और अब इस घर में कोई काम वाली काम करने नहीं आएगी। अगर एक काम प्रिया अकेले कर सकती है तो आप लोग मिलकर इस काम को आराम से कर सकते हैं। विशाल की बात सुनकर माया और सालू व शिखा सन्न रह गई, क्योंकि अब घर के सारे काम उन्हें ही करने पड़ेंगे। विशाल ने प्रिया से कहा, अब तुम्हारे दुख सहने के दिन गए, मुझे माफ कर दो, चलकर अपना घरौंदा बनाएंगे। प्रिया ने कहा, इसमें आपका क्या कसूर, मेरा सौभाग्य कि मुझे आप जैसे समझदार जीवन साथी मिले। ट्रेन चली जा रही थी मंजिल की ओर। प्रिया ने विशाल के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।